गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल रूपांतरण 100% में। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन आंसर की एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं और क्योंकि अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं तो मैं एक एक लेसन पर डिस्कस ना करते हुए आपको इस चैप्टर के यानी कि इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो समझाने का प्रयास करूँगी। और अगर आपने हमारी ये सारी सीरीज़ देखेंगे ध्यान से तो हिस्ट्री के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको आसान तरीके से क्वेश्चन आंसर समझाने का प्रयास करूँगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 11। लेसन का नाम है इतिहास का और ये इतिहास का लेसन 1857 का विद्रोह नाम से आपकी बुक में है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस लेसन के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज़। तो इसका क्वेश्चन है, सहायक संधि ने भारत में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सहायक संधि से संबंधित क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि को इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस कहते हैं और इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर सहायक संधि क्या थी। तो जैसा कि लेसन के नाम से ही स्पष्ट है, 1857 का विद्रोह यानी कि रिवोल्ट हुआ था इंडिया में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है और यह विद्रोह हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इससे पहले जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि जमींदारों और किसानों की क्या स्थिति थी भारत में, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा जो है वो जमाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने भारत में जमींदारी व्यवस्था शुरू कर दी थी और स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था, सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया था और ऐसे ही एक उनका प्लान था, वो था सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर। सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो था वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। ये एक पॉलिसी थी जो लॉर्ड वेलेजली ने बनाई थी। 1 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये लाइन 1 लिख दी है। अंग्रेजों के साथ ये संधि करने वालों को निम्नलिखित शर्तें माननी पड़ती थी, यानी कि जो भी भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ ये संधि करेगा, और ये संधि खुद वो अपनी चॉइस से नहीं करते थे भारतीय शासक, उनके ऊपर ये संधि जबरन थोपी जाती थी। तो जो भी ये अंग्रेजों के साथ ट्रीटी साइन कराई जाती थी उसको निम्नलिखित शर्तें माननी पड़ती थी अंग्रेजों की। अब ये कौन कौन सी शर्तें हैं ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो पहली शर्त थी, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, यानी कि जिस भी शासक या नवाब के साथ ये संधि की जाएगी तो अंग्रेज उसकी रक्षा करेंगे आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से, यानी कि कोई भी अगर शत्रु उस पर आक्रमण करेगा तो वह अपनी सेना नहीं रखेंगे, अंग्रेज जो है वही उनकी सहायता करेंगे। सेकंड पॉइंट है इसका, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, यानी कि जिस भी क्षेत्र पर सहायक संधि लागू की जाएगी, थोपी जाएगी, उस क्षेत्र पर, उस भू क्षेत्र पर अंग्रेजों की सेना तैनात रहेगी, यानी कि शासक, नवाब, राजा जो भी होगी उसकी अपनी सैनिक टुकड़ी तैनात ना होकर अंग्रेजों की सेना वहां पे रहेगी। तीसरा पॉइंट था, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि इस टुकड़ी का रखरखाव यानी कि इसकी सेना पर जो भी खर्च होगा, चाहे वो घुड़सवार रखने हो, चाहे इनको सैनिकों को वेतन देना हो, चाहे इनकी ट्रेनिंग हो, चाहे इनके हथियार हो, इस सब के रखरखाव की व्यवस्था किसको करनी होगी? सहयोगी पक्ष को, यानी कि ब्रिटिश की सेना रहेगी लेकिन ब्रिटिशर्स की सेना का रखरखाव जो है वो शासक वर्ग करेगा। अगला इसका पॉइंट है, सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में भाग लेगा। तो देखिए ये पॉइंट भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि सहयोगी पक्ष यानी कि अंग्रेज जिस भी शासक के साथ संधि करेंगे वह पक्ष किसी भी अन्य शासक के साथ यानी कि किसी भी दूसरे राजा के साथ कोई भी संधि, ट्रीटी साइन नहीं कर पाएगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में भाग लेगा, यानी कि पूरी तरह से वह शासक जो है वो परतंत्र हो जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाएगी। तो ये थी सहायक संधि। तो इसके सभी पॉइंट्स आपको पेपर में लिखने होंगे। इसके साथ आप इसके परिणाम भी देखिए कि सहायक संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की सैनिक शक्ति में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि जिसके साथ भी अंग्रेज सहायक संधि करेंगे, जिस भारतीय राजा के साथ सहायक संधि करेंगे, वहां पे अंग्रेज अपनी सैनिक टुकड़ी तैनात कर देंगे और उस राजा की सैनिक शक्ति का अंत हो जाएगा, वह राजा अपनी स्वतंत्रता खो देगा। इसके विपरीत भारतीय शासकों की शक्ति कम हो गई क्योंकि वह अपनी रक्षा के लिए अब अंग्रेजों पर ही निर्भर थे। भारतीय शासक अंग्रेज रेजिडेंट्स के परामर्श के बिना काम नहीं कर सकते थे और इस प्रकार अंग्रेजों के नियंत्रण में वृद्धि हो गई। तो देखिए
सहायक संधि अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी, जिसके तहत उन्होंने भारत के अलग अलग राजाओं यानी कि देसी रियासतों पर कब्जा करने का एक तरीका अपनाया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट अगर आप अपने आंसर में लिख देंगे तो आपको 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है, लॉर्ड डलहौजी की अवध अधिग्रहण की नीति का आलोचनात्मक परख कीजिए। अब यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, अवध अधिग्रहण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि लैप्स का सिद्धांत, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप इसी तरह से लिखेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी का अपहरण का सिद्धांत, हड़प की नीति भी इसको कहा जाता है, राज्य हड़प की नीति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये और 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है पेपर में। तो लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण की नीति लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी थी। तो सबसे पहले हम लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण की जो नीति थी ये समझ लेते हैं क्या थी। अधिग्रहण यानी कि लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, राज्य हड़प की नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था वो साम्राज्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी के साम्राज्य को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसका विस्तार किया जाए। तो उसने क्या किया कि एक पॉलिसी बनाई, एक नीति बनाई और उसने इस नीति के तहत क्या किया गया कि पुत्रहीन यानी कि जो भी भारतीय शासक पुत्रहीन होगा यानी कि जिसके भी पुत्र नहीं होगा, उन शासकों को पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। और उसने कहा कि जो भी शासक निसंतान मर जाएगा या जिसके भी बेटा नहीं होगा, उसके गोद लिए गए पुत्र को वह मान्यता अंग्रेज नहीं देंगे। अंग्रेज मान्यता नहीं देंगे दत्तक पुत्रों को, और उनका उत्तराधिकार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे राज्यों को यानी कि जिनके भी राजा जो है वो निसंतान रह गए या जिनके पुत्र नहीं हुआ, उनके राज्य को अंग्रेज जो है वो अपने में मिला लेंगे। तो ये राज्य हड़पने की नीति थी, इसीलिए इसको हड़प नीति कहा जाता है और अधिग्रहण की नीति कहा जाता है। तो ये जो नीति थी, इस नीति के तहत जो है अंग्रेजों ने बहुत सारा क्षेत्र जो है, बहुत सारे भारतीय राज्य जो है वो अपने में मिला लिए थे, जिसमें सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट आदि राज्यों को अपने में मिला लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण की नीति से अवध के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि अवध के लोगों में जो असंतोष था उसका आपको आंसर देना है। तो अभी अवध का हम देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण की नीति लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी थी। नंबर 1 है, असंतोष होने का कारण नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया था। अब देखिए, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। कुशासन का मतलब होता है मिस गवर्नेंस। तो मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर अवध को अपने में मिला लिया गया था। ठीक है, 13 फरवरी 1856 ईस्वी को उसे अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था और ये कहा गया था कि अवध के नवाब जो है वो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हैं, जबकि वास्तव में वह जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। लोगों ने विलाप करते हुए उन्हें विदा किया था और लोगों में इतना दुख और अपमान था कि एक ने लिखा है कि देह से जान जा चुकी थी। शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ से जाने आलम के बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। नवाब को हटाने से दरबारी संस्कृति का अंत हो गया था, जिससे संगीतकार, नर्तक, कवि, बावर्ची, नौकर और अन्य अपना कार्य खो बैठे थे। अब देखिए, जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर नवाब को 12 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया, तो इससे क्या हुआ, नवाब का प्रशासन भंग कर दिया। और नवाब के प्रशासन को भंग करने से हजारों की संख्या में नवाब के दरबार में जो काम करते थे दरबारी अधिकारी, कुलीन वर्ग के लोग, संगीतकार, नर्तक, कवि, बावर्ची, ये सभी बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, तो इससे दरबारी संस्कृति का भी अंत हो गया था और अवध के लोगों में गुस्सा पैदा यानी कि रोष उत्पन्न होने का ये बहुत ही प्रमुख कारण था। अगला पॉइंट था इसका, ताल्लुकदार जमींदारों में असंतोष। अवध के अधिग्रहण से नवाब को ही नहीं हटाया गया था, बल्कि ताल्लुकदारों की शक्ति भी कम कर दी थी। अब देखिए, नवाब को तो गद्दी से हटा ही दिया, लेकिन जो गांव के ताल्लुकदार थे, ताल्लुकदार जो भूमि के मालिक थे वहां के, उनकी शक्ति को भी कम कर दिया गया था। अंग्रेजों से पूर्व जो ताल्लुकदार होते थे उनके पास काफी शक्ति होती थी, उनके पास हथियारबंद सिपाही व किले भी होते थे और वह नवाब की या राजा की या शासक वर्ग की
शत्रु जब आक्रमण कर देते थे तो उस समय उनकी मदद भी किया करते थे। लेकिन जब अवध का अधिग्रहण हो गया तो अधिग्रहण के पश्चात उन तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, यानी कि उनको सेनाएं रखने का अधिकार उनसे छीन लिया गया तथा उनके किले भी तोड़ दिए गए। अंग्रेजों ने अपनी भू राजस्व की नीति भी लागू कर दी थी। और आपको पता होगा कि आपने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा है, परमानेंट सेटल स्थायी बंदोबस्त 1856। उसके तहत क्या किया जाता था कि जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। उसके तहत क्या किया गया था कि जमींदारों के बीच और अंग्रेजों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और 10 साल के लिए भूमि का राजस्व जो था वो निश्चित कर दिया गया था। और बीच में ये जो ताल्लुकदार होते थे इनको हटा दिया गया था और डायरेक्ट जो है जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्ट करके किसानों से अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो इस वजह से भी उनके अंदर जो है वो असंतोष था, बहुत ही रोष था अंग्रेजों के प्रति। तीसरा, किसानों में असंतोष था। ताल्लुकदारों की शक्ति का अंत होने का किसानों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, ताल्लुकदार जो होते थे, हालांकि ये भी इनसे टैक्स वसूल करते थे किसानों से, लेकिन किसानों के साथ ही ये रहते थे, उसी गांव में रहते थे, तो इनका किसानों के साथ बहुत ही एक अच्छा संबंध होता था। कभी भी किसानों की फसल खराब हो जाती थी या गरीब किसान जो है वो कर्ज में डूबे रहते थे, उनके बेटे की शादी होती थी, बेटी की शादी होती थी, कभी भी उनको अगर ऋण लेना होता था, कर्जा लेना होता था, तो ये उन ताल्लुकदारों के पास ही जाते थे और ये ताल्लुकदार मुसीबत के समय किसानों की मदद भी करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अंग्रेजी सत्ता आ गई तो ताल्लुकदारों के अधिकारों को खत्म कर दिया जा रहा था, उनसे शक्तियां छीनी जा रही थी। ठीक है, अब ताल्लुकदार किसानों से वैसे कई प्रकार से उत्पीड़न पर पैसा वसूल करते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर क्योंकि वो सहायता भी करते थे, ठीक है, तो अब जो अंग्रेज आ गए थे भारत में तो उनसे ये आशा भी नहीं थी। इसके विपरीत किसान मनमाने राजस्व आकलन पर गैर लचीली राजस्व व्यवस्था से बुरी तरह प्रभावित हुए, यानी कि अब वो ताल्लुकदारों के साथ भी उनका संबंध खत्म करने पर तुले हुए थे अंग्रेज। ठीक है, और जो किसान, ये जो राजस्व व्यवस्था थी, क्योंकि ये गैर लचीली थी, पहले तो क्या होता था, ताल्लुकदारों को कभी कभी किसान जो है वो परेशानी होने पर बाद में भी दे देते थे और उनको ये कह देते थे कि अभी हम लगान नहीं दे पा रहे हैं, आगे इसका लगान ले लीजिए। तो एक लचीली फ्लेक्सिबल जो थी वो तरीका अपनाया जाता था। लेकिन अब क्योंकि अंग्रेज आ गए थे और जमींदारी व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, सूर्यास्त का नियम भी लागू कर दिया गया था, तो इस तरह से किसान जो थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको अपनी एक मुश्त राशि जो थी वो एक निश्चित समय पर ही जमींदारों को देनी पड़ती थी और ताल्लुकदारों को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। तो इसीलिए किसान भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, रुष्ट थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है असंतोष का उनका भी ये बहुत बड़ा कारण था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ये 3 पॉइंट अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो आपको 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण की नीति का अवध पर प्रभाव। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आया था आपका। अफवाहें तभी फैलती है जब उनमें लोगों के दिमाग में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये कथन किस प्रकार उचित था? इसी के साथ अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे? अब देखिए, 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उससे पहले या उस समय बहुत सारी अफवाहें, र्यूमर्स जो थे वो फैल रहे थे। तो क्वेश्चन पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि अफवाहें तभी फैलती है जब लोगों के मन में डर होता है या दिमाग में कुछ गहरी आशंकाएं, संदेह होता है। ठीक है, तो ये बात सही है या नहीं, 1857 के रिवोल्ट के संदर्भ में, यानी कि 1857 के रिवोल्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, लोग आखिर अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे, यानी कि कौन कौन सी वो अफवाहें थी जो उस टाइम पे फैली थी, या लोग उन अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे? तो आंसर पढ़ते हैं इसका। लोग अफवाहों पर विश्वास करते थे, इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है, उनके दिमाग में किस प्रकार का डर और संदेह था। अगर 1857 के विद्रोह के समय की अफवाहों पर ध्यान से अध्ययन करें तो लोगों के मस्तिष्क के डर के कारणों का पता चल सकता है। और ये कौन से कारण थे, कौन से डर थे, इन पर अब हम चर्चा करेंगे। पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक की नीतियां। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के द्वारा भारतीय समाज को सुधारने के लिए विशेष नीतियां अपनाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। भारत में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। सती प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाए गए कानून से ही 1829 में हुआ था। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय पर बहुत सारी
नीतियाँ बनी थी, जिसमें पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार हुआ था, पश्चिमी विचारों का प्रसार हुआ था, और पश्चिमी संस्थान जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूट थे उनके द्वारा भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए गए थे। भारतीय समाज के कुछ वर्गों की सहायता से भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खुले, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि स्थापित किए गए और इनसे पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। सती प्रथा का अंत और विधवा विवाह को वैधता प्रदान करना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का एक कानून बना दिया था और हिंदू विधवा विवाह को वैधता प्रदान करने का भी कानून बना दिया था। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आज के संदर्भ में आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा कार्य किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही प्रयासों से जो है वो सती प्रथा और विधवा विवाह को वैधता प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत कार्य किया था, लेकिन कानून जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाए थे। तो ये बहुत ही बढ़िया कानून था, क्योंकि सती प्रथा जैसी एक इल समाज में एक बुराई थी जिसको खत्म किया गया। ठीक है। लेकिन उस समय की अगर हम दशा को समझेंगे, भारतीयों की मानसिक दशा, मनोदशा को समझेंगे, तो वो सोच रहे थे कि हमारे धर्म में इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप किया जा रहा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, पश्चिमी सभ्यता के आधार पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और हिंदू धर्म की जो प्राचीन परंपराएं हैं, जिसको कहा जाता है कि विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था, सती प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे देश में विद्यमान थी, जिसमें पति की मृत्यु हो जाती थी कि तो स्त्रियों को जला दिया जाता था। तो इस तरह की बुराइयां समाज में व्याप्त थी, जो उनको बुराइयां नहीं लगती थी, उन्हें लगता था ये हमारे धर्म का हिस्सा है। तो वो खत्म करने के अंग्रेजों ने कानून बनाए। तो लोगों के मन में ये डर था कि ये धीरे धीरे हमारे धर्म को में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हमारे धर्म को बदल देंगे। तीसरा पॉइंट है लैप्स का सिद्धांत। लैप्स का सिद्धांत में अभी आपको बता चुकी हूँ, लॉर्ड डलहौजी की जो अधिग्रहण की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण के यानी कि लैप्स के सिद्धांत के अंतर्गत कई रियासतों के शासकों जैसे झांसी, सतारा को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति ना देकर उनको ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, क्योंकि झांसी की रानी जो थी उनके भी कोई पुत्र नहीं था और उनके पति की मृत्यु के बाद वो जो है उन्होंने दत्तक पुत्र जो है उसको अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था कि हम इसको पुत्र जो है उत्तराधिकार इसका स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी तरह से सतारा को भी अपने कब्जे में ले रहे थे वो। तो सम्मिलित करने के पश्चात वहां पर अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था चला रहे थे, अपने कानून बना रहे थे, अपनी न्याय पद्धतियां लागू कर रहे थे, अपनी ही भू राजस्व की यानी कि टैक्स वसूल करने की प्रणाली लागू कर रहे थे, और इन कार्यवाहियों का उत्तर भारत के लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, शासक के साथ, राजा के साथ जो है जनता का बहुत ही एक गहरा लगाव होता है, और शासक को हटा दिया जाए, गद्दी से हटा दिया जाए किसी भी कारण से, और अंग्रेजों ने अपने तरह की शासन व्यवस्था वहां पर थोप दी, तो इससे जो है वो जनता के अंदर गहरा डर और भय का जो है माहौल बन गया था। फिर अवध का विलय भी किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया था और मिस गवर्नेंस का जो उस पर एक तरह से आरोप लगाया, जबकि नवाब वाजिद अली शाह अपनी जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें निष्कासित करके कलकत्ता भेज दिया गया। उपयुक्त नीतियों के कारण जनता में आक्रोश व संदेह था। उनका विचार था कि अंग्रेज भारतीय का धर्म पर नष्ट करने पर तुले हुए हैं और एक ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका, अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों के मध्य संबंध। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1820 के दशक से अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों के बीच मधुर संबंध थे। वे एक दूसरे के साथ मौज मस्ती, मल्ल युद्ध, तलवारबाजी आदि करते थे। कई अफसर अच्छी तरह से हिंदुस्तानी भी बोलते थे और उनको भारतीय रीति रिवाजों का ज्ञान भी था। उनमें एक अफसर का प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा अभिभावक के गुण भी विद्यमान थे, परंतु 1840 के दशक के पश्चात उनमें धीरे धीरे श्रेष्ठता की भावना विकसित हुई। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि अंग्रेज और हिंदुस्तानियों के जो आपस में संबंध थे, यानी कि अफसर और सिपाहियों के, वो काफ़ी अच्छे थे, मेल जोल वाले थे, वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, तलवारबाजी, युद्ध करते थे, ठीक है, और रीति रिवाजों का भी उनको धीरे धीरे ज्ञान हो गया था। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर श्रेष्ठता का भाव यानी कि उच्चता का भाव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा, ठीक है, और इस भावना में वृद्धि हुई और उनका व्यवहार बदल गया। अभद्र व्यवहार करना एक आम बात हो गई थी, यानी कि वो अपने अधीन जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको उच्च पदों पर भी आसीन नहीं किया जाता था और उनका वेतन भी हमेशा कम रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि अफसरों और सिपाहियों के मध्य जो था वो अंतर बढ़ने लगा, यानी कि पहले जो एक मेल जोल का वातावरण था वो अब धीरे धीरे एक
अंतर डिफरेंस बढ़ने लग गए, वे एक दूसरे पर संदेह करने लग गए। और इसका उदाहरण जो 1857 रिवोल्ट का तात्कालिक इमीडिएट रीज़न था वो था चर्बी वाले कारतूस की घटना। और क्या रीज़न था? कहा गया था कि जो राइफल्स है उन पर चर्बी लगाई गई है और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है और इस राइफल्स को चलाते वक्त मुंह से इसको छीलना होता था। और हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों ही धर्मों के लिए इसको छीलना जो है अपना धर्म नष्ट करने वाली बात थी। और ये उदाहरण था कि अंग्रेजों के प्रयत्न करने पर भी सिपाहियों को वो विश्वास नहीं दिला पाए और ये अफवाह जो थी कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, विश्वास इसी पर किया गया। यही संदेह और अविश्वास 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो आप समझ सकते हैं कि सारे पॉइंट्स मैंने आपको आराम से समझाए हैं कि किस तरह से लोग अफवाहों पर विश्वास कर रहे थे, क्योंकि लोगों के मन में एक डर था और वो डर, संदेह, आशंकाएं किस वजह से थी। लॉर्ड डलहौजी की जो अधिग्रहण की नीति है उसके कारण भी लोग डरे हुए थे। अवध का विलय हो गया था, नागपुर, सतारा, झांसी जैसे जो क्षेत्र थे उनका अंग्रेजों ने विलय कर लिया था, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, लॉर्ड विलियम की जो सुधारकारी नीतियाँ थी उसका भी प्रभाव था, ईसाई धर्म का भी प्रचार किया जा रहा था। तो लोगों के मन में एक डर था कि अब जो है वो अंग्रेज हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, कि अंग्रेज हमारे देश में किस तरह से शासन चलाएंगे। अपनी ही तरीके से शासन वो चलाना चाह रहे थे, इसीलिए लोगों के मन में जो है वो काफ़ी भय था। तो आज की सीरीज़ में हमने 3 क्वेश्चन समझे हैं। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अगर इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आगे की सीरीज़ में मैं नेक्स्ट और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। देखते रहिए रूपांतरण 100% चैनल और अपनी तैयारी को जारी रखिए।